हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सी कपिल मुंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंड एस 16 पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि पीपीई का मतलब क्या है। तो पीपीई होने के लिए किसी भी एसेट को 5 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है। पहली कंडीशन होती है कि वो एसेट फिक्स एसेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो एसेट का जो यूज़ है वो या तो हम प्रोडक्शन में करें या सेलिंग डिपार्टमेंट में करें या एडमिन डिपार्टमेंट में करें फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है कि उससे हमें रेंटल भी मिल सकता है। चौथी कंडीशन, उस एसेट की कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन, उस एसेट से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। अभी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है इन टर्म ऑफ फाइनेंस मनी, या कह सकते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए। अब इंड एस 16 के स्कोप से कुछ चीज़ों को बाहर किया गया है। अब वो क्या है? पहला है बायोलॉजिकल एसेट, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट पर इंड एस 41 लगता है, इसलिए उसको बाहर कर दिया। दूसरा है हमारे पास में मिनरल और ऑर्स, जिस पर इंड एस 106 लगता है। ठीक है। और थर्ड है हमारे पास में रिटायर्ड एसेट, जिस या फिर नॉन करेंट एसेट सेल फॉर द हेल्ड फॉर द सेल, यानी कि इंड एस 105, 106 और इंड एस 41, इन तीनों को इंड एस 16 के स्कोप से बाहर किया गया। अब बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? इन लेमन लैंग्वेज इट इज़ अ फ्रूट ट्री। क्या होता है? फ्रूट ट्री। अब बोलता है कि द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाई टू क्लासीफाई अ प्लांट अंडर द हेडिंग ऑफ बियरर प्लांट्स, यानी कि हमें पता है बियरर प्लांट्स पर तो इंड एस 16 लगता है, बिल्कुल लगता है सर, लेकिन बियरर प्लांट्स होते क्या हैं? तो बोल रहा है एक आसान भाषा में समझे तो फ्रूट ट्रीज है। जिस भी पौधे से या ट्री से हमें फ्रूट मिलते हैं वो बियरर प्लांट है। लेकिन बियरर प्लांट होने के लिए कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। अब ये 3 कंडीशन क्या है? शुड हैव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलना चाहिए। सेकंड क्या है? शुड हैव यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। समझ में आया? यानी कि कोई भी ऐसा पौधा या ट्री जिसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और जिसको कल्टीवेट करने का या उसको उगाने का इंटेंशन लकड़ी लेना नहीं है, यानी कि हम उससे वुड्स और लॉग्स नहीं लेना चाहते, बल्कि हमारा इंटेंशन क्या है? उस पौधे को हम लगाएंगे, उसको ग्रो करेंगे और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी, उससे हमें फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बियरर प्लांट्स। और जैसे ही वो बियरर प्लांट्स की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर देगा, उस पर इंड एस 16 यानी कि पीपीई एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि रिकॉग्निशन कैसे करते हैं पीपीई की। तो रिकॉग्निशन तो 2 तरीके की होती है, या तो वो इनिशियल होगी या सबसीक्वेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करी जाती। तो बोलता है इनिशियल रिकॉग्निशन आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पीपीई को हम कैसे कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर पहला तरीका है फुल पेमेंट मेथड, है ना। आप क्या करो? पेमेंट कर दो फुल और पीपी खरीद लो, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करा था। दूसरा है कि डेफर्ड पेमेंट। आप क्या करो कि उधारी में ले लो, फ्यूचर में दे देना, है ना, पैसा। और थर्ड है एक्सचेंज ऑफ एसेट। तुम मुझे अपनी एसेट दे दो, मैं तुम्हें अपनी एसेट दे दूंगा। ये तो था सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन इसमें एक चौथा मेथड और है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यानी कि आपने खुद ही मेहनत करके अपनी एसेट को जनरेट कर दिया, तो उसको बोलेंगे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। समझ में आया? अब हम 1 बाय 1 सभी मेथड्स को डिटेल्ड में सीखेंगे कि फुल पेमेंट मेथड में क्या होता है। तो देखो, फुल पेमेंट मेथड में मैंने बोला आपको कि आपके पास पैसा पड़ा है, आप सीधा पैसा देंगे और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। तो सबसे पहले परचेज प्राइस, इसमें ऐड कर देंगे आप टैक्सेस और ड्यूटीज़ जितनी भी लगी हुई है, बट ये नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ऐड कर दो जी। इंश्योरेंस का खर्चा है, ऐड कर दो। लोडिंग अनलोडिंग है, ऐड कर दो। या कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ऐड कर दो। प्लस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या चीज़? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये क्या होता है?
देखो, जब भी कुछ तरीके की पीपीई ऐसी होती है, एसेट इस तरीके की होती है कि कुछ समय बाद ना हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, या उसको डिसमेंटल करने के लिए, उसको तोड़ फोड़ने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। सर कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे कि कोई क्रूज़ है, ठीक है, या तो जो क्रूज़ है उसकी लाइफ लिमिटेड होती है कि 3 से 5 साल चलेगा, उसके बाद में आपको उस एसेट को तबाह करना पड़ेगा या उसमें किसी तरीके के चेंजेस करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है फ्यूचर में वो कॉस्ट जाएगी मेरे को तबाह करने की, तो मैं क्या करूँगा, उस एसेट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के या डिस्काउंट करके आज जो भी वैल्यू होगी उसकी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाऊंगा और उस प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दूंगा उसकी कॉस्ट में। किसकी कॉस्ट में? जो हमारी पीपी है उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। इसमें एक नोट है, कहता है जितने भी रिबेट्स है या ट्रेड डिस्काउंट है या गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी हुई है उसको कॉस्ट में ऐड मत करना भूल के भी, और अगर कोई टैक्स ऐसा है जो कि रिफंडेबल है तो वो भी ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो आउट ऑफ द स्कोप है इंड एस 16 के, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप का कॉस्ट है, कोई ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो रहे हैं, या फिर जनरल एडमिन और सेलिंग ओवरहेड है। कौन से वाले? जनरल वाले, यानी कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? जनरल, जो कि सब पर एलोकेटेड होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन सारे तरीके की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ पीपीई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेकंड तरीके का हमारे पास मेथड था डेफर्ड पेमेंट मेथड। अब डेफर्ड पेमेंट मेथड को आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रेफ़र करना पड़ेगा, इंड एस 40 में चले जाओ आप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वहाँ पर मैंने बताया हो। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फ्यूचर वैल्यू होती है कि आज से 2-3 साल बाद हमें किसी एसेट के कितने पैसे देने, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो फ्यूचर में 3 लाख रुपए जाने हैं, और आज अगर उसकी कीमत में डिस्काउंट करके लाऊं, मान के चलिए 1 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा गए, वो क्या है? इंटरेस्ट है। सिंपल सी उसकी एंट्रीज पास कर दीजिए। थर्ड मेथड है एक्सचेंज ऑफ एसेट। अब ये एक्सचेंज ऑफ एसेट का क्या सीन है कि हम इसमें अपनी एसेट दे देंगे और सामने वाले की एसेट ले लेंगे। तो इसको भी हमने इंड एस 40 के अंदर सीखा था। हम क्या करते थे कि मेरी एसेट की फेयर वैल्यू और जो सामने वाले की एसेट मेरे पास आएगी उसकी फेयर वैल्यू, दोनों का डिफरेंस मैं कैश में पेड कर देता था, ठीक है। और बाद में क्या करता था, सेकंड स्टेप में अपने ही एसेट की फेयर वैल्यू और अपने ही एसेट की WDV दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस बुक कर देता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एसेट मेथड। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मेथड। ये नया था, और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत बार कंपनीज क्या करती है, खुद एफर्ट्स लगा के किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करती है, यानी कि जनरेट करती है। तो कैसे जनरेट कर सकती है एसेट को? वो कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगाएगी, ठीक है, उस पर लेबर लगेगी, यानी कि डायरेक्ट वेजेस लगेंगे, और उसके बाद में कुछ खर्चे होंगे इन टर्म ऑफ वेरिएबल, इन टर्म ऑफ फिक्स, वो भी ऐड कर देंगे, प्लस शेयर इन कॉमन एक्सपेंस, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर इंसिडेंटल, वो ऐड कर देना। तो आपको पता चल जाएगा आपने एसेट कितने की जनरेट करी है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इनिशियल रिकॉग्निशन होने के बाद में बारी आती है सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन की। अब सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन क्या है? बोलता है कि एक एसेट जो आपने जिसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है, वो होने के बाद में या तो उस एसेट के अंदर बाद में कोई रिप्लेसमेंट होती है, कुछ चेंज होता है, या उसके अंदर क्या हुआ कि उसको उस पर कुछ एडिशनल वर्क किया आपने, तो आप क्या करोगे, उस एसेट की वैल्यू को ऑब्वियसली चेंज करोगे ना, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ एडिशन किया नया एसेट उस पार्ट में किसी एसेट के, या कोई डिलीशन किया उस एसेट के पार्ट में, रिप्लेस करा उसको या रिपेयर कर दिया जो कि कैपिटल नेचर का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो बोलता है कि आप क्या करो, मान लीजिए कि आपने 3 साल पहले कोई पीपीई खरीदी थी, ठीक है। उस पीपीई के अंदर 2 हिस्से थे,
वो दो हिस्सों में से जो पहला हिस्सा है, आपने क्या करा, दोनों हिस्सों को आज 3 साल पहले खरीदी थी तो आज की वैल्यू निकाल लो, डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए लेके आओ 3 साल का, आज दोनों की डब्ल्यू आ जाएगी। और मान लो आज हमें पता है कि जो पहला पोर्शन है उस पीपी का उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करो, उस डब्ल्यू जो पोर्शन 1 है उसको हटा दो, उसको माइनस कर दो, और वो मार्केट से कितना न्यू कितने में मिलेगी उसको ऐड कर दो। तो ये तो हिस्सा हो गया फर्स्ट पोर्शन का। अब सेकंड पोर्शन तो एज इट इज़ चल रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो आज जो भी वैल्यू है उस पीपी की वो आपके पास आ जाएगी। यानी कि पुराने वाले हिस्से को हटाना ज़रूरी है और नए हिस्से को लगाना ज़रूरी है। जब ये एडजस्टमेंट कर दोगे तो आपके पास रिवाइज वैल्यू आ जाएगी पीपीई की। अब बोलता है नोट एक सबसीक्वेंट मेजरमेंट में बी ड्यू टू इंस्पेक्शन एंड ओवरहोल और रिप्लेसमेंट। यानी कि जो सबसीक्वेंट मेजरमेंट है वो हो सकता है ओवरहोल की वजह से, हो सकता है रिप्लेसमेंट की वजह से, हो सकता है या इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसीक्वेंट मेजरमेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे सर हमने सीख लिया कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है, सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। यानी कि एक पीपीई की अकाउंटिंग के लिए कितने तरीके के मॉडल हैं, हमारे पास 2 तरीके के मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। सर लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितने थे, हम भूल गए। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल था, वो था कॉस्ट मॉडल, लेकिन पीपीई में 2 है, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट मॉडल, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं अपनी एसेट की, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए जाते हैं, और अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी माइनस होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डब्ल्यू ऑफ पीपी एट प्रेजेंट आ जाएगी। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया इम्पेयरमेंट लॉस, ये क्या चीज़ है। किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर सडनली कोई चेंज आ जाता है, क्या कहा मैंने, किसी भी एसेट की वैल्यू में कभी भी सडन चेंज आ जाता है, ये चेंज हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, इकोनॉमिकल रीज़न की वजह से, सोशल टेक्नोलॉजिकल या लीगल रीजंस की वजह से, बट चेंज आया और वो भी सडन आया। ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पर इम्पेयरमेंट होगा और उससे जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन कैसे पता लगेगा, कैसे हम समझेंगे कि कितना हमें अमाउंट डिडक्ट करना है इन टर्म ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। जब भी आपकी डब्ल्यू एसेट की कम है, किससे, जो मार्केट में फेयर वैल्यू है। क्या कहा मैंने, आपके पास जो मार्केट के अंदर नहीं आपकी डब्ल्यू ज़्यादा आपने दिखा रखी है अपनी बैलेंस शीट में, बट जो मार्केट में प्राइस है ना वो कम हो गया उसका एसेट का। मान लो अभी आपके पास एक सेल फोन है, नहीं फिक्स एसेट है, कोई भी मशीनरी लगा लेते हैं, ठीक है, तो मशीनरी आपके पास 1,00,000 रुपए की है, लेकिन मार्केट के अंदर अब उसकी कीमत 80,000 रुपये हो गई, तो 20,000 रुपये कम हो गई ना, तो 20,000 रुपये इम्पेयरमेंट लॉस है आपका। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट है, कॉस्ट मॉडल यूज़ करो तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन माइनस में इम्पेयरमेंट लॉस, बस। ठीक है, इसको जो हमने अभी करा इम्पेयरमेंट लॉस, इसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड, वो कम हुआ। अब हम बात करेंगे कि इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, है ना, क्या करेंगे, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, है ना, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो लॉस ही है तो वो डेबिट होना चाहिए, तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी, क्योंकि पीपी की वैल्यू कम हो गई। और बाद में क्या करेंगे, इस जो लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड मॉडल था हमारे पास में रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि जो आपके पास एसेट है ना अभी, उसकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, मान के चलिए 1,00,000 रुपये है, और मार्केट में उसकी वैल्यू 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 1,20,000 बढ़ हो गई, तो कितने से बढ़ गई आपकी एसेट, वो है 20,000 रुपये से, यानी कि अपवार्ड रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, तो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधा सीधा आपको क्या करना है, पीपीई को बढ़ा देना है 20,000 रुपये से, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व
क्योंकि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा पैसा जो बढ़ा है, ठीक है, ये लॉस नहीं है, ये रिजर्व में जाएगा। और सेकंड मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम टू सेम पहली वाली एंट्री ही है जिससे पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट एक चीज़ को और क्रेडिट करेंगे हम, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, है ना। अब जैसे कि हमने शुरू में ही बोला था कि पीपीई की कॉस्ट में हम क्या करते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, है ना। दैट इज़ देयर वुड बी डिफरेंस इन बिटवीन द फेयर वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, है ना। हमने क्या करा था कि हमने सोच लिया था, ये डिटरमाइन कर लिया था कि फ्यूचर में मान लो मेरे डिसमेंटलिंग कॉस्ट जाएगी 3 लाख रुपये और आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कितनी, 1.5 लाख रुपये। तो जो बाकी का 1.5 लाख रुपये वो क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट है। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई थी, लेकिन हमने ऐड क्या करा था, हमने सिर्फ ऐड करा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, किस में, कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हर साल जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसको इंक्रीज़ करेंगे, किससे, इंटरेस्ट से, यानी कि हर साल इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंटरेस्ट चढ़ते 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 जब हमारा टर्म है, ठीक है, उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का टर्म आ जाएगा, तब हम क्या कर देंगे, उसको पे कर देंगे, यानी कि बैंक या कैश से पे कर देंगे। तो सर एक बार जनरल एंट्री से समझाओ, ठीक है जी। सबसे पहले एंट्री हमने बोला था कि जो प्रोविज़न है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का वो ऐड कर देंगे पीपी में। अब पीपीई में जब ऐड होगा तो पीपीई की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो आपने एंट्री करी होगी पीपीई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है जी सर, ये समझ में आ गया। फिर आपने ये बोला कि जो प्रोविज़न हमने बनाया है ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, उस पर हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, समझ में आया। जब इंटरेस्ट चढ़ेगा हर साल तो पीपीई तो प्रोविज़न की वैल्यू बढ़ जाएगी, और प्रोविज़न तो पहले से ही क्रेडिट था, तो क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री होगी टू प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और डेबिट किसको कर देंगे, इंटरेस्ट को, समझ में आया। अब ये जो इंटरेस्ट है क्योंकि खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी समझ में आ गया सर। फोर्थ एंट्री होगी जब आपका टर्म पूरा हो जाएगा, आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो आपने प्रोविज़न बनाया था उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा देंगे क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे तो जो प्रोविज़न क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा और नीचे आएगा टू कैश या बैंक, ठीक है। अब एक नोट है, एज पर द अबाव डिस्कशन वी कैन से दैट द पीपीई कॉस्ट इंक्लूड द डीकमीशनिंग कॉस्ट या फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट या फिर रिमूवल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंड AS 16 पीपीई कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।